वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है अर्थ क्लाइमेट। जो अर्थ हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बन गई थी, तो ये किस तरीके से हुआ? जस्ट फॉर्म्ड अर्थ। जब अर्थ बनी थी तो ये एक डस्टी गैसी डिस्क, मतलब एक यूनिवर्स में एक डिस्क था जिसमें जो कि गैसेस से, डस्ट से, इन सब चीजों से वो बना हुआ था, और उसी से हमारा जो सोलर सिस्टम है, अर्थ है, वो बना था। तो ये जो डिस्क था ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से ही ये बना हुआ था। जितना भी डस्ट पार्टिकल है ये सब कंडेंस हुआ सबसे पहले। तो जैसे जैसे ये कंडेंस होते रहा तो ये काफी ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई होता गया। इसके बाद धीरे धीरे अर्थ हमारी ठंडी होती रही। सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, यही सारी चीजें थी। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, इनका वेट बहुत ज्यादा कम होता है। कम वेट होने की वजह से स्पेस में चले गए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में है उसी की वजह से हर एक चीज अर्थ पे टिक पाती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है इनका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया और वे सीधे पहुंच गए यहाँ से, मतलब अर्थ से बाहर निकल गए। फिर उसके बाद हम यंग अर्थ देखते हैं। 4 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, तब इसमें सेकेंड एटमॉस्फेयर बनता है। पहला जो एटमॉस्फेयर था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही था। देन धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्थ कूल होने लगी। जो बहुत ज्यादा गर्म थी अर्थ, वो धीरे धीरे कूल होने लगी और उसमें से गैसेस, वाटर वेपर, ये सब रिलीज होने लगे इंटीरियर सॉलिड से। ऑल्सो वोल्केनोज भी बहुत ज्यादा इसमें इरप्ट होने लगे। तो जब ऑल वोल्केनो इरप्ट हुए तो इसमें मेनली 3 तरीके की गैसेस इससे निकली। वाटर वाटर स्टीम फॉर्म में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन अमोनिया। ये तीनों चीजें ना, जो अमोनिया था ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे नाइट्रोजन बन जाती है और हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये नाइट्रोजन उस वक्त भी इसका ये मेजर पार्ट था एटमॉस्फेयर का। आज भी अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो उसमें नाइट्रोजन 78% है, और उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा परसेंटेज था नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन बनी कैसे? अमोनिया से, जो अमोनिया रिलीज होती है वोल्केनोज से, इंटीरियर ऑफ अर्थ से। और ये जो हाइड्रोजन था, अगेन इसका वेट काफी कम था तो ये स्पेस में चले गया। सो 4 बिलियन ईयर्स पहले जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये सब थे। अब धीरे धीरे जो वाटर है, ये जो वाटर बनी थी अब ये कंडेंस होने लगी। पहले ये गैसियस फॉर्म में थी, तो धीरे धीरे कंडेंसेशन होके ये वापस अर्थ में आया वाटर के फॉर्म पे, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आया तो उससे बना हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब कि वाटर बॉडीज, और हमारे ओशियंस इससे बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है एंशियंट एनवायरनमेंट का, जब बहुत पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं थी। तो अनएरोबिक कंडीशन थी उस टाइम पे। और अनएरोबिक जो कंडीशन थी उसके हमारे पास में प्रूफ भी है। एनएरोबिक कंडीशन मींस कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे रिडक्शन की प्रोसेस चलती है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, फेरस, ये 2 फॉर्म में होता है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये कब होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, जब ऑक्सीजन नहीं होती, अनएरोबिक कंडीशन होती है, तब आयरन 2 पॉजिटिव फेरस के फॉर्म में होता है। इसे हम कहते हैं फेरिक, और ये फेरस। जो हमारा 4 बिलियन ईयर्स पहले रॉक फॉर्मेशन जो हुआ उस टाइम पे, उसमें जो आयरन और यूरेनियम मिला है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में मिला है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड फॉर्म में मिला है। तो उससे ये प्रूफ होता है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो Fe3 पॉजिटिव यानी कि फेरिक हमें मिलता। रिड्यूस्ड फॉर्म में आयरन और यूरेनियम मिले हुए हैं। मिड प्री कैम्ब्रियन जो रॉक्स हैं, उस टाइम पे जो रॉक मिली थी उसमें आयरन और यूरेनियम रिड्यूस्ड फॉर्म में है। हम देखते हैं कि मिड प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन एज कब था? 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। देन अर्थ क्रस्ट फिर कूल होती है धीरे धीरे, इससे कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू होते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स जब बनेगा, कॉन्टिनेंट्स बनने के साथ साथ ही गैसेस वगैरह भी उसमें से निकलती है। यहाँ पे हमारा कैम्ब्रियन एज, तो मिड प्री कैम्ब्रियन एज के टाइम पे जो हमें रॉक्स मिले हैं ये है कैम्ब्रियन। यहाँ पे जो मिड कैम्ब्रियन है, धीरे धीरे बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह बनना शुरू हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन ज्यादा हो। बहुत कम ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ था। तो प्री कैम्ब्रियन एज के टाइम पे जितने भी रॉक्स मिलते हैं उसमें रिड्यूस्ड स्टेट में हमें एलिमेंट मिलते हैं। तो इस टाइम पे जो भी गैसेस थे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब प्रेजेंट थे। इनमें से जो हाइड्रोजन थी बिकॉज ऑफ लेस वेट स्पेस में चले गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे थी वो सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि हाइड्रोस्फेयर हमारा बन चुका था। जो वाटर था
कंडेंस होके वापस अर्थ में आया और हाइड्रोस्फीयर इसमें बना, ओशन, सी, रिवर्स, ये सब बने। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था एटमॉस्फेयर में, अब ये धीरे धीरे ओशंस में डिसॉल्व होने लग गया। ना 1 बिलियन ईयर्स एगो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हुए, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी वर द मेन। ब्लू ग्रीन एल्गी, जब ब्लू ग्रीन एल्गी बने तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या किया, जो सोलर एनर्जी थी, सोलर एनर्जी का यूज किया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वाटर भी प्रेजेंट था, तो इन दोनों को कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है यहाँ पे। तो इस तरीके से लगभग 1 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब जो पहले उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था, वहां पे जो भी लिविंग बीइंग थी वो सब अनएरोबिक थे, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो नहीं सरवाइव कर सकते थे। तो अब जैसे जैसे ऑक्सीजन बनने लगी, तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, उनके लिए टॉक्सिक होती है। उस टाइम पे क्या थे, मेनली माइक्रोब्स ही थे, तो वो सारे माइक्रोब्स धीरे धीरे खत्म होने लग गए और ऐसे लिविंग बीइंग फिर डेवलप होना शुरू हुए जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जी सकते हैं, जो कि एरोबिक है, विच नीड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बढ़ता गया क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता गया, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी करते रहे, और CO2 डिक्रीज होता रहा, क्योंकि जो CO2 प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में वो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होने लगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होते गई, ऑक्सीजन बढ़ते गया। ना जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, अब ये ऑक्सीजन अर्थ में फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये ऊपर पहुंचता है लगभग ओजोन लेयर जहाँ पे है आज, वहां पे जाके यूवी रेडिएशन के साथ में इसका रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ में रिएक्ट करके मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है, 2O। नाउ दिस मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और ओजोन बनाता है। ओजोन यूवी रेडिएशन के साथ में रिएक्ट करता है, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन O प्लस O2 एंड एनर्जी बनती है। देन दिस ओजोन इस मोनोटॉमिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन बनती है। तो ये एक साइकिल यहाँ पे शुरू हो गया। इसमें होता क्या कि ऑक्सीजन से ओजोन बनती है और इस ओजोन से दोबारा फिर से ऑक्सीजन बन जाती है, O2 O3 में कन्वर्ट होता है, O3 O2 में कन्वर्ट होता है, ये O2 फिर से O3 में कन्वर्ट होता है और ये फिर से O2 में। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रोसेस से जो यूवी रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होते रहता है ओजोन लेयर में, जो ओजोन लेयर आज भी प्रेजेंट है, ये आज भी प्रोटेक्ट करती है अर्थ को यूवी रेडिएशन से। तो जब अर्थ प्रोटेक्ट हो गया ओजोन लेयर से, इससे पहले क्या था कि जो हाइड्रोस्फीयर बना था, मतलब कि जो ओशंस वगैरह थे, सिर्फ ओशन के अंदर ही लाइफ थी, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन ओशन में अंदर तक जा नहीं सकती है। जब ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन लेयर बन गई, उसके बाद ही जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर लैंड में ग्रो करना शुरू हो गए, क्योंकि पहले लैंड में वो नहीं वहां पे सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो जैसे जैसे ओजोन लेयर हमारी बनती गई, वैसे ही हाइड्रोस्फीयर से, ओशन से जो लाइफ है वो लैंड में स्टार्ट हो गई। एट दैट टाइम ऑक्सीजन का लेवल था, अभी जितनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लगभग 20.9% ऑक्सीजन है, इसका 10% ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो हम मान सकते हैं कि 2% ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ते गई, फोटोसिंथेसिस होता गया। जब प्रोटीरोजोइक एज में हम पहुंचते हैं तो 15% हो गई थी ऑक्सीजन। प्रोटीरोजोइक कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, तो ये सब यहाँ पे डेवलप हो गए थे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑक्सीजन बनाते हैं, एल्गी जैसे फाइटोप्लैंक्टन है वो भी ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन 15% तक पहुंच गया था। देन 280 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन 30% हो गया था, जबकि अभी कितना है, लगभग 21% के अराउंड है। इसके दो रीजन थे, तो फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया और एल्गी कर रहे थे, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनोज इरप्ट हुए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते रही। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ पायराइट पायराइट क्या होता है, आयरन सल्फाइड, FeS, इसका ब्रेक डाउन होता है तो उससे सल्फर रिलीज होती है, ये सल्फर बन जाती है। अब ये जो सल्फर है ये ऑक्सीडाइज होती है, जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है फोटोसिंथेसिस से उसके साथ में रिएक्ट करता है और उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो ऑक्सीजन था जितना बन रहा था, थोड़ा ऑक्सीजन उसमें से यहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा था, यूज हो जा रहा था, तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा था और फिर थोड़ा घट रहा था, इस तरीके से चल रहा था। मतलब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है, आयरन सल्फाइड
से निकला हुआ जो सल्फर है उसको वो यूज कर रहा है, तो इस तरीके से हो रहा था। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। ज्योग्राफी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।